विज्ञान के 10वां पाठ यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले के वीडियो में हम लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था, ध्रुव के बारे में पढ़ा था, वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ा था, फोकस के बारे में पढ़ा था। गोलीय दर्पण क्या है उसके प्रकार के बारे में पढ़ लिया कि गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और प्रतिबिंब जब बनते हैं तो उनकी आकृति को कैसे बनाया जाता है। ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है और आपको एक शॉर्टकट में ट्रिक भी बताऊंगा जिससे तुरंत आपको याद हो जाएगा कि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो चलिए समय न बिगाड़ते हुए अब हम लोग देखते हैं कि आकृति कैसे बनाया जाता है। आकृति बनाने के लिए अपने को 3 किरणों को ध्यान से समझना होता है और वो 3 किरण कौन कौन सी है। तो पहली किरण ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण भेजी जाए। पहली किरण क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरी किरण है फोकस पर कोई किरण आपतित किया जाए और तीसरी किरण है कि ध्रुव के ऊपर एक निश्चित कोण के साथ। बस यही 3 किरणों के बारे में पढ़ लेना है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आती है तो लौट के कहां से जाती है, फोकस पर कोई किरण आती है वो लौट के कहां से जाती है और ध्रुव पर कोई किरण आती है तो लौट के कहां से जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं, बहुत ही आसान है, देखना ध्यान से। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आवे तो लौट के कहां से जाती है, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ऐसे रहेगा दर्पण का ध्रुव, ये आ गया अपना अवतल दर्पण। अब यहां से अगर ये है मुख्य अक्ष, अब यहां से इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित किया जाए। समांतर समझते हो आप लोग, जितना दूर यहां हो उतना ही दूर यहां हो, उतना ही दूर यहां हो। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आपतित किया जाए, आपतित किया जाए का मतलब कि भेजा जाए, तो ये किरण हमेशा फोकस से परावर्तित होती है, याद रखना। और आप जानते हो कि फोकस कहां पर होता है, ये दर्पण का ध्रुव P है, यहां पर दर्पण का केंद्र, वक्रता केंद्र C आएगा, C और P के ठीक बीच में फोकस आता है। अब देखिए यही आकृति ऐसे भी बन सकती है कि अगर यहां पर मुख्य अक्ष हो और ये नीचे किरण आपतित किया जाए, मुख्य अक्ष के ठीक नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित किया जाए, तो ये बताओ यहाँ पर क्या मिलेगा, C मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, F मिलेगा और यहाँ P। तो ये भी वापस फोकस से ही लौट के जाती है। तो एक किरण के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होगी तो कहाँ से लौट के जाएगी, फोकस से। देखिए आपतित किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये लौट के कहाँ से जा रही है, फोकस से। फोकस यानी यहां पर हम शॉर्टकट में F लिख दे रहे हैं। अब इसकी आकृति को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये रहा अपना अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण में जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ये मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित हुई है तो ये फोकस से होकर के लौट के आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर यहां पर आपतित किरण लिखा हुआ, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तित किरण कहां से हो रही है, फोकस से। अगर यही किरण उत्तल दर्पण पर पड़े तो क्या होगा। उत्तल दर्पण के अंदर क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण होती है तो इधर परावर्तित हो जाती है, उसको पीछे बढ़ाते हैं तो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए ये रेड कलर से पीछे बढ़ाया गया है। अब ये दोनों किरणों में यहां पर C से एक टुटक रेखा द्वारा मिलाया गया है। तो हम 9th में पढ़ चुके हैं कि अगर वृत्त के अंदर उसके केंद्र से अगर कोई त्रिज्या खींच देते हैं तो इस बिंदु पर वो लंब होता है। तो परावर्तन के नियम में अगर अभिलंब की जब जरूरत पड़ती है तो अभिलंब ज्ञात करने के लिए अपने को कुछ नहीं करना है, C से उस बिंदु तक रेखा खींच देना है। तो C से इस बिंदु तक ये टुटक रेखा द्वारा हम ब्लू कलर से खींचे हैं।
तो देखिए इसको दो भागों में बांट दिया, तो एक हो जाएगा ये नीचे वाला आपतन कोण, ऊपर वाला परावर्तन कोण। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर है, तो इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ भी किरण आप परावर्तन के नियम का पालन कर रही है। यहाँ भी देखिए ये है वक्रता केंद्र सी से इस बिंदु को मिला दिया गया, तो यहाँ बन गया ऊपर आपतन कोण, नीचे बन गया परावर्तन कोण। तो यहाँ भी अपने को पता चल गया कि अवतल दर्पण के लिए जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, फोकस से लौटती है, वो भी परावर्तन के नियम का पालन करती है। अब दूसरा मुद्दा ये है कि अगर वो मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण में यहाँ पर हम मान लिए F है। अगर कोई किरण को F से आपतित किया जाता है, भेजा जाता है, तो यह परावर्तन के पश्चात हमेशा ऐसे सीधे निकल जाती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ये मुख्य अक्ष है तो उसी के समांतर निकल जाती है। देखिए अब थोड़ा लॉजिक से समझे कि अगर इस तरह का कोई ढाल हो और ऐसे ढाल पर इधर से कोई गेंद भी फेंकेंगे तो गेंद इधर ही जाएगी। यहां भी हम लोग सोचे कि देखिए यहां पर ढाल कैसा है, अंदर की तरफ है, तो यहां से सीधे अगर कोई गेंद फेंकते हैं, सीधे कोई गेंद फेंकेंगे तो ये लॉजिक से सोचे तो ये इधर ही निकलने वाली है। तो देखिए यहां पर फोकस से कोई भी किरण अगर भेज रहे हैं तो ये कहां से निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं फोकस वाले के सामने मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए ये रहा अपना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए इसमें नीचे से भेजा गया है किरण, फोकस से होते हुए जा रही है किरण, तो जब ये टकराएगी दर्पण से तो ये मुख्य अक्ष ये रहा, इसके ठीक समांतर ये निकल जा रही है। यहां भी केंद्र से जो खींचा गया है उसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब। इसको दो भागों में बांटता है तो ये नीचे वाला आपतन कोण हो जाएगा, ऊपर वाला परावर्तन कोण। तो यहां भी परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है। फिर यहां पर देखिए ये क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण पर अब देखिए इधर से तो पॉलिश रहता है, तो इधर से तो किरण भेज नहीं पाएंगे, किरण इधर से ही भेजना पड़ेगा। तो इधर से ऐसा किरण भेज रहे हैं जो सीधे फोकस पर पहुंचे, लेकिन यहाँ पर पॉलिश वाली सतह है, इसके लिए यहीं से टकरा करके ये मुख्य अक्ष के समांतर पहुंच जाती है। इसको सीधे हम टूटक रेखा के द्वारा पहुंचाए हैं। टूटक रेखा के द्वारा इसलिए पहुंचाया जा रहा है कि किरण सचमुच में यहाँ पहुंच नहीं रही है, यहाँ पर पहुंचती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर टूटक रेखा द्वारा F तक पहुंचाए हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष पर आपतित की गई किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तीसरा मुद्दा, ध्रुव पर एक निश्चित कोण के साथ अगर भेजा जाए किरण को तो यहाँ पर देखिए ये दर्पण का ध्रुव P है, एक निश्चित कोण के साथ इधर से किरण आपतित की गई, तो मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बना करके ये किरण आई थी, मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाते हुए विरुद्ध दिशा में यानी नीचे की दिशा में चली जाती है। ये उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण पर इसके ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ जितने अंश का कोण बना करके किरण आएगी, विरुद्ध दिशा में उतना ही अंश का कोण बनाते हुए नीचे चली जाती है। पहला हम क्या सीखे थे, मुख्य अक्ष के समांतर। पहला और दूसरा यही पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के अगर समांतर किरण जाती है तो कहां से लौट के जाएगी, फोकस पर। मुख्य अक्ष के यहां पर समांतर किरण आई थी तो कहां से लौटी थी, फोकस से। अगर इसी के उल्टा कर दें, अगर फोकस पर किरण आती है तो कहां से लौटेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए यहां पर फोकस से किरण आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। अब तीसरा, पहला दूसरा तो एक में ही हो गया। अब तीसरी बात यह याद रखना है कि अगर ध्रुव पर कोई किरण आती है एक निश्चित कोण के साथ, तो वो ध्रुव से ही उसी कोण के साथ निकल जाती है। अब विद्यार्थी मित्रों, एक टॉपिक और अपना बाकी रह गया कि अगर कोई दर्पण हो और उस दर्पण के केंद्र से अगर कोई किरण जाती है, जैसे मान लो यहाँ वक्रता केंद्र C है, यहाँ पर F है, अगर कोई केंद्र से किरण जाती है तो लौट के उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो ये हो जाएगा चौथा टॉपिक अपना कि अगर वक्रता केंद्र C पर अगर कोई किरण आपतित किया जाता है तो परावर्तन के पश्चात C से ही लौट जाता है। बस ये
4 टॉपिक अपने को याद रखना है। अब हम लोग देखें अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं तो कैसी आकृति बनती है और वो आकृति को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने 6 स्टेप ऐसे होते हैं जहां पर हम वस्तु को रख सकते हैं। पहला स्टेप में हम ये मान लें कि यहाँ पर दर्पण है, दर्पण से बहुत दूर यानी बहुत दूर, जो खूब दूर होता है उसको हम लोग अनंत मानते हैं। तो पहला स्टेप में हम ऐसा मान ले रहे हैं कि वस्तु को अनंत दूरी पर रखा गया हो। अनंत का ये सिंबल है, वस्तु को अनंत दूरी पर रखा गया हो। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, अभी तो देखेंगे हम लोग। दूसरा स्टेप में हम लोग ये समझे कि थोड़ा सा इसको और आगे खिसकाया जाए। थोड़ा सा और आगे की जब खिसकाएंगे वस्तु को तो यहाँ पर आएगा तो C से दूर कहलाएगा। तो ये दूसरा स्टेप क्या कहलाएगा, C से दूर। यहाँ पे हो जाएगा दूसरा स्टेप, यहाँ रहा पहला स्टेप। तो ये दूसरे स्टेप को हम क्या कहेंगे, C से दूर। C से दूर रहेगा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर थोड़ा सा और आगे खिसकाएंगे तो अब आ जाएगा तीसरे नंबर C पर आ जाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर थोड़ा सा और आगे खिसकाएंगे तो यहाँ चौथे स्टेप में वो कहाँ पहुँचता है, C और F के बीच में पहुँच जाता है। थोड़ा सा और आगे स्टेप पहुँचाएंगे तो अब देखिए इसके बीच में तो कहीं भी रखेंगे, यहाँ रखें तो क्या कहलाएगा कि C और F के बीच में है। तो अब डायरेक्ट वस्तु को यहाँ पर ले लेते हैं तो 5वें स्टेप में वस्तु फोकस पर पहुँचती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो भी आपको समझाऊंगा। फिर वस्तु को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे 6ठे स्टेप में तो वस्तु कहाँ पहुँचती है, तो F और यहाँ पे दर्पण का ध्रुव होता है P, F और P के बीच में 6ठा स्टेप होता है। तो इस तरह से दर्पण के सामने 6 जगह पर वस्तु को रख सकते हैं और इन 6 जगह पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है ये आपको मैं सिखा रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी आकृति बनाना, लाइव आपको आकृति बना करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप हम क्या रखें, वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण की कैसी आकृति बनती है। सबसे पहले अपने मुख्य अक्ष बनाते हैं, एक ऐसे सीधे लाइन खींच देना है और इसका नाम दे देना है मुख्य अक्ष। अब अपने को दर्पण बनाना है। दर्पण बनाने के लिए देखिए विद्यार्थी मित्रों, किसी भी साइज का दर्पण बना सकते हैं, लेकिन आप 4 सेंटीमीटर का प्रकार रख करके दर्पण बनाओगे तो 4 सेंटीमीटर का प्रकार आइडियल साइज होता है, यानी न ज़्यादा बड़ा होगा न ज़्यादा छोटा होगा। तो देखिए हमने ये प्रकार रखा, ये 4 सेंटीमीटर का है। एक बिंदु कहीं पर भी लगा करके जहाँ हम केंद्र माने उस बिंदु पर प्रकार को रख करके और दर्पण बना देना है। देखिए ऐसे, ये दर्पण बन गया। अब आगे क्या करना है, दर्पण एक तरफ से पॉलिश रहता है तो इधर से हम पॉलिश लगा देंगे। अब आगे देखते हैं, जहां केंद्र माने थे, जहां प्रकार की सुई रखे थे वो वक्रता केंद्र C होता है तो इसको हम मान लेंगे C। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी ठीक इसके बीच में 4 सेंटीमीटर का हम रखे थे। जब 4 सेंटीमीटर का रखे थे तो 2 सेंटीमीटर पर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, ये C, यहाँ दर्पण का ध्रुव क्या होता है, P होता है। तो C और P के ठीक बीच में F आता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लेना, ठीक उसका आधा कर देना F। आगे पीछे करोगे आकृति गलत बनेगी। अब ये बताओ वस्तु को कहाँ पे रखा गया था, अनंत पर। तो अनंत पर वस्तु हम रख ले रहे हैं तो दर्पण के सामने से तो दिखेगा नहीं, तो हम ऐसा मान ले रहे हैं कि वस्तु अनंत पर है तो अब वहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। और विद्यार्थी मित्रों, अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, देखिए दर्पण से बाहर नहीं होना चाहिए, दर्पण ऊपर तक होना चाहिए। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से लौटती है। पहला नियम मैं यही बताया था, तो इसको आप ऐसे फोकस से लौटा दो। एक दूसरी भी किरण ले लेते हैं, ये भी किरण कहाँ से लौटेगी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ये किरण, तो ये भी फोकस से लौटेगी।
अब हम लोग चाहे तो नीचे से भी इसी मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अपने जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ पहुँचेगी? फोकस पर ही पहुँचेगी। तो इसको भी मैंने फोकस से परावर्तित कर दिया। एक और ले लेता हूँ। तो ये आकृति अपनी तैयार हो गई, पहली आकृति। ये बताइए, ये किरणें सभी टकराने के बाद एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेदित कर रही है? यहां फोकस पर, एफ पर। तो जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो देखिए, इस कोष्टक को पूरा करते हैं। यहां बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति, जब वस्तु अनंत पर रखा गया था तो यही आकृति हम लोग यहां पर बनाए थे। जब वस्तु को अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे हो जाएगी? फोकस पे, यानी एफ के ऊपर। प्रतिबिंब का आकार देखिए, इसमें प्रतिबिंब दिख नहीं रहा है, बहुत ही छोटा दिख रहा है, तो अत्यंत छोटा होता है। प्रतिबिंब की प्रतिकृति या प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी प्रतिबिंब होती है? तो यह प्रतिबिंब वास्तविक होती है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। अब दूसरे स्टेप में सी से दूर या सी से परे वस्तु को रखना है। यहां पर भी मैं बताया था कि पहले स्टेप में वस्तु को कहां पे रखना है? अनंत पर। दूसरे स्टेप में वस्तु को कहां पे रखना है? यहां पर रखेंगे तो क्या कहलाएगा? सी से दूर है। तो इसकी आकृति देखते हैं। मुख्य अक्ष बना लेंगे, और आपको दर्पण की साइज में क्या बताया था? दर्पण की साइज के लिए प्रकार की साइज कितना रखने का? 4 सेंटीमीटर प्रकार की साइज रखने का। तो इस बिंदु पर 4 सेंटीमीटर का प्रकार लेकर के और इस तरह दर्पण बना देंगे। एक तरफ से पॉलिश कर देंगे। ये जहां केंद्र था उसको हम क्या मान लेंगे? सी, यानी वक्रता केंद्र है। अब सी और यहां पर क्या होता है? दर्पण का ध्रुव P होता है। सी और P के ठीक बीच में एकदम नाप के रखना, उसमें थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर पर F आएगा। यहां पर लिख देंगे F। वस्तु को कहां पर रखना है? दूसरे स्टेप में C से दूर रख, यहां पर C है तो C से दूर रखना है। तो C से दूर हम कोई वस्तु मान लेंगे। अब देखिए, एक किरण वस्तु के ऊपरी सिरे से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। यह मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित की गई। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आपतित होती है कहां से लौटती है? फोकस से। अब दूसरी किरण इसमें वक्रता केंद्र से लेके जाते हैं। अब देखिए, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जब जाएगी तो हम लोग जानते हैं कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से दूसरी किरण गई, इसी मार्ग पर लौट गई। अब देखिए, दोनों किरण एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेदित करी? यहां पर। तो इसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। अब यहां से प्रतिबिंब बनेगा ये। अब देखिए, नीचे की तरफ बन रहा है, उल्टा होगा। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। अब ये बताओ, वस्तु को कहां पे रखे थे? सी से दूर रखे थे। प्रतिबिंब कहां इसका बन रहा है? सी और एफ के बीच में बन रहा है। वस्तु से थोड़ा छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। यह आकृति तैयार हो गई। बिंब यानी वस्तु की स्थिति क्या है? सी से दूर है यानी सी से परे है। प्रतिबिंब, जब ये सी से दूर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? सी और एफ के बीच में। तो यहाँ लिख देंगे सी और एफ के बीच। प्रतिबिंब का आकार कैसा बना हुआ है? देखो, ये वस्तु है, इससे छोटा ये बना हुआ है। तो प्रतिबिंब का आकार क्या है? छोटा है। और ये प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा बना हुआ है। तो उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। अब तीसरे नंबर पर कहाँ रखना है? सी पर रखना है।
यहाँ पर भी देखिए पहली आकृति बना लिए, दूसरी आकृति बना लिए, तीसरा नंबर कहाँ पे आ रहा है, सी पर आ रहा है, तो उसकी आकृति अब बनाएंगे। मुख्य अक्ष बना दिया जाए। अब अपने को क्या करना है, दर्पण बनाना है। दर्पण बनाने के लिए कोई एक निश्चित बिंदु मान लेंगे और उसको सी मान लेंगे। और आपको क्या बताया था कि वहां से 4 सेंटीमीटर का रखना है प्रकार। आप चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा छोटा करोगे तो आकृति में कहीं गड़बड़ हो सकता है, इसलिए अब 4 सेंटीमीटर ही रखना। बड़े आसानी से 4 सेंटीमीटर वाला दर्पण पर आकृति बनती है। पर रख करके और 4 सेंटीमीटर का चाप लगाते हुए हमने दर्पण बना लिया। अब इसको एक तरफ से पॉलिश कर देंगे। वस्तु को कहाँ पे रखना है अपने को, सी पर। तो सी पर जब वस्तु रखेंगे तो यहां पर वस्तु एक बना ले। सही बताइए, यहां पर कौन सा बिंदु आता है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी पी यहां पर होगा। और इसके ठीक बीच में एफ आता है, तो एफ को भी निशान लगा लेते हैं कि एफ कहां पर आएगा। 4 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर पर निशान लगा ले, ये हो जाएगा एफ। एफ नीचे लिखे या यहां लिखे, बिंदु तो यही है। अब यहां सी पर वस्तु रखे। अब यहां से प्रकाश की किरण जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण जाती है तो कहां से लौटेगी, फोकस से। ये प्रकाश की किरण यहां से ऐसे जाती है, निकलेगी कहां से, फोकस से। ये लौट के फोकस से आ गई। अब एक किरण यहां से फोकस से निकाले, यहां से अब सी से तो जा नहीं सकती ऐसे नीचे की तरफ। अब इस वस्तु से एक किरण निकालेंगे फोकस की तरफ। तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोग ये भी पढ़े कि जो किरण फोकस से आती है वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करी वहीं पर प्रतिबिंब बना। तो देखिए ये थोड़ा सा मेरा इधर बन गया, ये सी के ऊपर ही बनता है, ठीक। यानी वस्तु को सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बना हुआ है। तो अब इस कोष्टक को भरे, बिंब की स्थिति या वस्तु की स्थिति सी पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब भी अपना बनेगा सी के ऊपर। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो देखिए दोस्तों, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर होगा प्रतिबिंब का आकार, ये होगा वस्तु के बराबर। इसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो रही है, प्रकृति कैसी हो रही है, तो ये नीचे की तरफ है, उल्टा है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे वास्तविक और उल्टा। अब अगला स्टेप है सी और एफ के बीच। देखिए पहली आकृति हम अनंत पर रख के बनाए, दूसरी सी से दूर बनाए, तीसरी सी पर वाली आकृति बनाए, अभी ये बना। अब इससे जब आगे बढ़ेंगे तो सी और एफ के बीच में चौथी आकृति आ रही है। लिए फिर से वापस हम क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष बनाएंगे। वापस अपने को 4 सेंटीमीटर से ही दर्पण बना देना है। इसको पॉलिश कर देना है एक तरफ से। वस्तु को कहां पर रखना है अपने को, वस्तु को रखना है सी और एफ के बीच में। तो सबसे पहले तो एफ निकाले, कहां पर आएगा, तो यहां पर दर्पण का ध्रुव पी होता है, सी और पी के ठीक बीच वाला बिंदु एफ होता है, यानी ठीक आधी दूरी पर। यहां से ठीक आधा कर देना है, तो यहां पर हो जाएगा एफ। सी और एफ के बीच में। हाँ दोस्तों, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये वस्तु थोड़ा सा छोटा रखना, नहीं तो आकृति बनाने में दिक्कत होती है। अब क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण खींचेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाती है, परावर्तन के बाद कहां से लौटेगी, फोकस से। अब इसमें दूसरी किरण के लिए अब 2 रास्ते हैं।
या तो दूसरी किरण यहाँ F से लाए और मुख्य अक्ष के समांतर निकाल दे, या C से लेके आए और C से जो किरण आती है उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये भी आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त हो, जहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी वहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देखो ये किरण वक्रता केंद्र से गई थी, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण हमेशा उसी मार्ग से वापस आ जाती है, तो इधर वाला भी रास्ता यहीं पे आएगा। तो यहाँ पर अपना प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अब देखिए वस्तु कहाँ रखे थे, ये रही अपनी वस्तु, ये रहा प्रतिबिंब। वस्तु रखे थे C और F के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ मिला, C से दूर मिला, C से इधर मिला, यानी C से दूर मिल रहा है। C और F के बीच रखे थे, प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, C से दूर मिल रहा है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो देखो यहाँ पर वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है, तो इसको विवर्धित कहा जाता है। विवर्धित, विवर्धित का मतलब होता है बड़ा। ये भी कैसा है, वास्तविक और उल्टा है। अब उसे आगे चलेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे। C और F के बीच में वस्तु रखे थे, चौथा स्टेप बन गया। पांचवी आकृति अपनी बाकी है। पांचवी आकृति में वस्तु को कहाँ पे रखना है, फोकस के ऊपर रखना है। सबसे पहले मुख्य अक्ष बनाएंगे, C मान लिए, दर्पण बना दिया जाए। दर्पण के लिए आप जानते हो 4 सेंटीमीटर का प्रकार अपने को रखना होता है, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर का हमने प्रकार रखा और इस तरह से दर्पण बना दिया। दर्पण के एक तरफ पॉलिश होता है, तो यहाँ पॉलिश कर देंगे। यहाँ पर क्या आता है, दर्पण का ध्रुव आता है P। C और P के ठीक बीच में F लेते हैं। वस्तु को कहाँ रखना था, वस्तु को F पर रखना था। तो हम मुख्य अक्ष के समांतर किरण खींच लेते हैं। तो हम लोग विद्यार्थी मित्रों पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आपतित होती है परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के लौटती है। तो यहाँ फोकस से होकर लौटते हुए परावर्तित किरण बना लेंगे। इसके बाद अब दूसरी किरण फोकस पर तो आ नहीं सकती, तो दूसरी किरण को यहाँ से वक्रता केंद्र से निकालते हैं और जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जो भी किरण जाएगी उसी मार्ग पर वापस आएगी। देखिए दूसरी किरण हम भेजे वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जो भी किरण जाती है वापस इसी मार्ग पर वापस आ जाती है। अब आप ये देखें कि परावर्तन के पश्चात यानी लौटने के बाद दोनों किरणें कहीं पर प्रतिच्छेदित कर रही है, नहीं कर रही है। तो अब ऐसा मान लेंगे कि बहुत दूर जाकर के यानी अनंत दूरी पर जाकर के ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी और वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु को F पर रखे, फोकस पर रखे थे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा हो रहा है, तो अत्यंत विवर्धित यानी बहुत बड़ा हो रहा है, और यह भी वास्तविक और उल्टा होगा। फोकस पर वस्तु रख के प्रतिबिंब बना लिया। अब लास्ट स्टेप रह गया छठा, कहाँ पर रखना है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखना है। यह मुख्य अक्ष की रेखा हो गई। कहीं पर भी बिंदु मान लेंगे C। अब क्या करने के लिए, दर्पण बनाने के लिए 4 सेंटीमीटर का प्रकार लेकर के दर्पण बना लेंगे। एक तरफ पॉलिश करना है और हम ये भी जानते हैं कि C और P के ठीक बीच में F आता है, तो यहां पर F हो जाएगा। वस्तु को कहां पे रखना था, फोकस और ये ध्रुव के ठीक बीच में। अब देखिए एकदम दर्पण के पास में भी हो सकता है, तो इसलिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेके जाना यहाँ पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक किरण हम लोग लेके जाते हैं वक्रता केंद्र C से, तो वक्रता केंद्र C से जो किरण जाती है उसी मार्ग पर लौट जाती है। देखिए एक किरण गई वक्रता केंद्र C से
और ये दर्पण से टकराएगी, इसी मार्ग पर लौट के आ जाएगी। अब दूसरी किरण यहाँ से दर्पण के ध्रुव पर ले लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो किरण दर्पण के ध्रुव पर जाती है वो वही कोण बनाते हुए, जितने अंश का कोण इधर बना के आई थी उतना ही अंश का कोण बनाते हुए नीचे चली आती है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखिए जितने अंश का लगभग ये है उतना ही अंश का लगभग ये होगा। अब देखिए ये किरण ये लौट के आई है, तो ये जितना दूर जाएगा, देखिए यहाँ पर दूरी कम है लेकिन जैसे जैसे जा रहा है दूरी बढ़ता जा रहा है, तो इधर अनंत पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं दोनों किरणों को। और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी। यहाँ अपना मुख्य अक्ष थोड़ा सा आगे तक बढ़ा लेते हैं और जहाँ पे प्रतिच्छेदित करेगी, जब तक परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें प्रतिच्छेदित नहीं करती तब तक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो जहाँ प्रतिच्छेदित करेगी यहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये रहा अपना प्रतिबिंब, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब। एफ और पी के बीच रखा जाता था। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर आई है? तो प्रतिबिंब की स्थिति आई है दर्पण से पीछे। देखिए ये दर्पण के ठीक पीछे बना हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा है, बड़ा या विवर्धित लिख सकते हैं। ये वास्तविक उल्टा नहीं है। ये प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। और सीधा प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। अब एक चीज़ आप हम ध्यान रखना कि सिर्फ एफ और पी के बीच में यानी सबसे लास्ट वाली आकृति में ही सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बाकी सब में वास्तविक और उल्टा मिला था। अब ये बताओ दोस्तों, इसको याद करने का ट्रिक होता है एक, कि वस्तु कहाँ पे रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ पे रहेगा। अब ये कैसे याद करेंगे इसको आप समझ लो। यहाँ पर एक ड्राइंग दिया गया है। इस ड्राइंग में सबसे पहले वस्तु को, पहले नंबर पर वस्तु को कहाँ पे रखे थे हम लोग? अनंत पे। जब वस्तु को अनंत पे रखे थे तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? एफ पर। तो दूसरे में कहाँ पर रखा गया था? सी से दूर रखा गया था, नहीं दूसरे नंबर पर ये है। तीसरे नंबर पर सी पर रखा गया है वस्तु। चौथे नंबर पर सी और एफ के बीच में चौथा नंबर है। पाँचवा नंबर एफ पर ही है, यहाँ पर देखो। छठा नंबर एफ और पी के, एफ ये रहा, एफ और पी के बीच में छठा नंबर है। यानी ये ऊपर वाला किसका नंबर दिया गया है? ये वस्तु का स्थिति दिया गया है। देखिए ये ऊपर दिया गया है वस्तु की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति नीचे है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट अपने को बनाए थे, 6 आकृति भी बनाए थे। ये पहले के नीचे क्रॉस कर दो और अब उल्टा गिनती इधर से लिख दो। इधर गिनती इधर से लिखे थे, इधर गिनती इधर से लिख दो, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब जो छठा नंबर बच गया, यहाँ पर जो क्रॉस कर दिए थे इसके चलते जो छठा नंबर बच गया, ये छठा नंबर यहाँ पर लिख दो। ये नीचे वाली जो स्थिति होगी ये प्रतिबिंब की स्थिति होगी। अब यहाँ नंबर से अपने याद करें। ये वस्तु की स्थिति 1 नंबर कहाँ पर है? ये वस्तु अनंत पर। वस्तु 1 नंबर अनंत पर है, हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति में 1 नंबर कहाँ पर आया है? एफ यानी फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर। दूसरा कंडीशन वस्तु की स्थिति कहाँ पर है? तो इस जगह को हम क्या कहते हैं? सी से दूर कहते हैं। देखो सी से दूर, दूसरा नंबर सी से दूर यहाँ भी है वस्तु। प्रतिबिंब की स्थिति में दूसरा नंबर कहाँ पर आया है? सी और एफ के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति आ गया सी और एफ के बीच। इसके बाद तीसरे नंबर पर वस्तु को कहाँ पे हम रखे थे? सी पर रखे थे। वस्तु को कहाँ पे रखे थे? सी पर रखे थे। तीसरे नंबर पर देखो यहाँ पर वस्तु सी पर है। प्रतिबिंब तीसरे नंबर में प्रतिबिंब कहाँ आ रहा है? ये भी सी पर ही आ रहा है, तो इसका प्रतिबिंब भी देखो यहाँ सी पर आया हुआ है।
चौथे नंबर पर वस्तु कहाँ पर है? चौथे नंबर पर वस्तु ये रही। ये स्थान कहाँ पर है? तो सी और एफ के बीच में, यहाँ सी है यहाँ एफ है, इसके बीच में है चौथा नंबर। देखो यहाँ चौथा नंबर है सी और एफ के बीच। इसका प्रतिबिंब देखो कहाँ बनता है? प्रतिबिंब की स्थिति में 4 नंबर देखो कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर। इस जगह को हम क्या कहते हैं? देखो सी से दूर कहते हैं। इसके बाद 5वां नंबर देखो एफ पर है। 5वां नंबर एफ पर है वस्तु। जब 5वां नंबर एफ पर वस्तु है तो अब इसका देखते हैं 5वें नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। प्रतिबिंब में 5वां नंबर देखो कहाँ पर है? इस जगह को अनंत कहते हैं। तो यहाँ पर अनंत आया हुआ है प्रतिबिंब की स्थिति में। तो इस आकृति से याद कर सकते हैं। एक दूसरा और शॉर्टकट है, अनंत का निशान होता है इस तरह से। अनंत हमेशा संबंधित होता है फोकस से। और जो सी से दूर होता है ये संबंध रखता है सी और एफ के बीच। 4 अपने को ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ आएगा? फोकस पर। यहां पर देखो वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर। अगर वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे आएगा? अनंत पर। दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर। वस्तु फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत पर। दोनों में देखो बिंब का स्थान अनंत है तो यहाँ आया है फोकस, और यहाँ फोकस है तो यहाँ आया है अनंत। ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद यहां पर देखो सी से दूर, अगर वस्तु को सी से दूर रखा गया तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में। देखो यहाँ सी और एफ के बीच में है। अगर वस्तु को सी और एफ के बीच में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब बनता है सी से दूर। देखो वस्तु यहाँ सी और एफ के बीच में है, प्रतिबिंब बनेगा सी से दूर। यानी सिर्फ इतने से ही अपने को 4 याद हो जाएगा। एक और बच गया है सी वाला। तो सी वाला तो सी वाले से ही संबंध रखता है। आप जानते हो कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से परावर्तित होती है। सी पर भी आने वाली किरणें सी से ही परावर्तित होता है। तो वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। तो यहाँ से अपने को याद रख लेना है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे याद कर लेना। अब देखिए ये चार्ट आप तैयार कर लो, ऐसे बुक में भी दिया हुआ है, लिख लो इसको। हाँ, तो अभी हम लोग अवतल दर्पण से बनने वाली सभी आकृतियों के बारे में पढ़े। 6 स्टेप था, 6 आकृतियाँ बनी थी, उनको कोष्टक बना करके भी आपको दिखा दिया गया, शॉर्टकट भी बता दिया गया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को ये पढ़ना है कि दैनिक जीवन में, यानी हम लोग के जिंदगी के अंदर अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्र, तो सबसे पहले टार्च के अंदर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। टार्च के बाद सर्च लाइट ढूंढने के लिए एक सर्च लाइट होती है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट। देखिए हेडलाइट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हेडलाइट आप लोग देखे होंगे कि आगे से इस तरह से कटोरी की तरह दिखता है, तो ऐसे जगह पर बल्ब जलाया जाता है, ऐसे जगह पर बल्ब रखा जाता है कि उसका प्रकाश फोकस के ऊपर पड़े। और फोकस के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो आप लोग जानते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें निकलती है। तो वाहनों के अग्र लाइट से मुख्य अक्ष की समांतर किरण पुंज प्राप्त हो, इसके लिए वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद सेविंग दर्पण, ये बताओ कई जगह पर लोग छोटा छोटा दर्पण रखते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। आप लोग देखोगे एकदम छोटा दर्पण रखते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग देखे थे, आज संयोग से आकृति आपके सामने ही है कि अगर वस्तु को एफ और पी के बीच में रखा जाए, यानी दर्पण को एकदम पास ला दिया जाए चेहरे के पास में, तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो चेहरे को बड़ा करके देखने के लिए सेविंग दर्पण में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा, दंत चिकित्सक यानी जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो दांतों का आकार बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बड़ा होता है। सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में बड़ा सा दर्पण लगा दिया जाता है, बहुत बड़ा, कि ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की किरणें आवे और उसको एक जगह पर सूर्य की किरणों को केंद्रित करे।
जहाँ पर केंद्रित करेगा वहाँ पर ज़्यादा तापमान होता है। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, यानी उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही आकृति देखनी है, बस अब टॉपिक पूरा होने वाला ही है। तो पहली आकृति देखें हम लोग, जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाना होगा। उत्तल दर्पण है तो इसको एक तरफ से पॉलिश भी करना पड़ेगा, तो इसमें इधर से पॉलिश कर देंगे। जिस बिंदु को केंद्र माने थे उसको सी मान लेंगे, ये सी रहा। सी ओवर ये दर्पण का ध्रुव पी है, इसके ठीक बीच में एफ मान लेंगे, तो यहां पर एफ हो जाएगा। अब पहला कंडीशन हम लोग ये समझे कि वस्तु को बहुत दूर रखा गया हो, बहुत दूर मतलब अनंत पर रखा गया हो, इधर साइड में रखा गया हो वस्तु को। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात तो देखो आर पार तो होगी नहीं कि फोकस पे जाएगी, तो अब ये इस साइड में यानी ऊपर की दिशा में मुड़ जाएगी। तो इसको हमने मोड़ दिया ऊपर की दिशा में, लेकिन टूटक रेखा के द्वारा इसको फोकस पर मिला देंगे कि फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए किरण हकीकत में तो इधर की तरफ मुड़ी हुई है। अब वैसे ही एक किरण अपने नीचे की तरफ बना ले, नीचे की तरफ भी अनंत दूरी से प्रकाश की किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये अभी इधर मुड़ जाएगी फोकस, और ये इसी सीधे में लेना है, इधर मुड़ जाएगी, टूटक रेखा के द्वारा फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। अब ये बताओ दोनों परावर्तित किरणें, ये किरण और ये किरण इधर पीछे बढ़ाएंगे, कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। इधर की तरफ बढ़ाए तो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, तो इनका प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होगा और छोटा सा प्राप्त होगा। पहली आकृति तैयार हो गई। अब दूसरी आकृति तैयार करना है। जब वस्तु को अनंत और दर्पण के बीच में कहीं भी रखा गया हो तब ऐसे दर्पण बना लेंगे। दर्पण को एक तरफ से पॉलिश कर दिया जाए। यहां पर सी जहां केंद्र माने थे, ये पी है, इन दोनों के बीच में एफ रहेगा, नाप के ठीक आधा कर लेना। अब क्या करेंगे, जब वस्तु को अनंत और दर्पण के बीच में कहीं भी रखा गया हो, जैसे मान के चले कि हमने वस्तु को यहां पे रख दिया, तो एक किरण यहां से कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो अभी आप पहले वाले आकृति में देखें कि परावर्तन के पश्चात ऊपर की दिशा में मुड़ जाती है, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए ये बिंदु और ये बिंदु एक जैसा ले लेंगे, एक सीध में ले लेंगे और इसी पर ऐसे पीछे की तरफ बढ़ा देंगे और इधर टूटक रेखा के द्वारा इसको मिला देंगे। किरण तो इधर चली गई, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हुई। अब दूसरी किरण वक्रता केंद्र पर भेजेंगे। तो अपने ये भी जानते हैं कि जो किरण वक्रता केंद्र पर भेजते हैं वह किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। देखिए यहाँ पर दर्पण के अंदर किरण पार नहीं होती है, तो टूटक रेखा के द्वारा इसको वक्रता केंद्र तक मिलाएंगे। देखिए दूसरी किरण वक्रता केंद्र पर भेजी गई तो इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। अब ये दोनों किरणें जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करी है, यही वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी यहाँ भी और यहाँ भी छोटा ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा और दोनों में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये भी आप याद रखना कि उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है। अब इसका उपयोग, जब उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है और हमेशा छोटा प्राप्त होता है, तो इसके लिए इसका उपयोग हम पढ़ ले कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा। तो जितने भी वाहन होते हैं, यहाँ तक कि बाइक, कार, बस, जीप, ट्रक, उन वाहनों में साइड ग्लास होता है। तो उस साइड ग्लास में उत्तल दर्पण लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि पीछे अनंत दूरी तक कोई भी गाड़ी हो तो उसका प्रतिबिंब सीधा और छोटा सा प्राप्त हो जाए। गाड़ी कितनी भी बड़ी हो, दर्पण के अंदर छोटा सा प्रतिबिंब बन जाएगा। इसके लिए वाहनों के साइड लाइट में
उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, देखे होंगे कि कंपनी या सेना के जहाँ पर कैंप होता है उसके गेट पर, कंपनी के गेट पर एक गोल ऐसे उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। तो सिक्योरिटी के लिए, ताकि दूर भी कोई वस्तु हो, दूर से भी कोई आ रहा हो तो वो दिख जाए, तो सिक्योरिटी के लिए उपयोग किया जाता है। वाहनों के साइड ग्लास में और कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।